Yes, hello everyone. Good afternoon. Good afternoon online. I hope I am perfectly audible बच्चों. स्क्रीन बस 2 मिनट में विजिबल हो जाएगी. In the last of the classes, we have started with the Income Tax Act 1961. बच्चों सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 1. उसका मार्जिनल नोट क्या था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट. इस एक्ट का नाम क्या होगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961. ये एप्लीकेबल कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1962 से. और ये सारे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग टू दी स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेकंड जो सेक्शन होता है वो डेफिनेशन का है. जब जरूरत पड़ेगी हम डेफिनेशन वाला सेक्शन यूज करेंगे. इसके बाद हम लोगों का डिस्कशन था सेक्शन 3, वो भी डेफिनेशन का है. सेक्शन 4 पे आ गए थे. सेक्शन 4 वाज दी चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन की कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, नहीं तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा. इनकम टैक्स किस पे एप्लीकेबल होता है? पर्सन पे. पर्सन के साथ पर्सन की क्या होनी चाहिए? इनकम. फिर वो जो इनकम जो है वो एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए. इनकम कब होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए. प्रीवियस ईयर की इनकम होती है तो हम नेक्स्ट ईयर उस पर क्या कर देते हैं? टैक्स देते हैं. इस साल इनकम होगी तो मैं अगले साल क्या कर दूंगा? टैक्स. एक्चुअली देखो सुनो बच्चों, इनकम टैक्स में जो करंट ईयर है ना, करंट ईयर, उसको ही प्रीवियस ईयर बोलते हैं. अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 25-26. ये 25-26 करंट ईयर है. इस करंट ईयर को ही क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर. क्यों बताऊं? क्योंकि ये अगले साल के रेस्पेक्ट में जब मैं टैक्स पे करूंगा तो उस साल जब मैं टैक्स पे करूंगा तो कौन सी इनकम पे टैक्स पे करूंगा? प्रीवियस ईयर की इनकम पे. तो ये नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में क्या है? प्रीवियस ईयर. जनरली लोग क्या समझते हैं? प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल. ऐसा नहीं समझना. इनकम टैक्स में अपना प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल में इनकम अर्न करता हूं ना, वो वाला साल क्या होता है? प्रीवियस ईयर. तो 25-26 इज द प्रीवियस ईयर फॉर मी. इस साल जो भी इनकम करूंगा, आप लोगों के बैच को पढ़ाऊंगा, आगे सितंबर, जनवरी अटेम्प्ट जो भी बैचेस वगैरह आएगी उन लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, तो उनसे जो मेरी इनकम होगी उस पर टैक्स कब दूंगा? नेक्स्ट ईयर 26-27 पे. इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए. बहुत सारी इनकम ऐसी है जिसके ऊपर सरकार क्या नहीं लेती? टैक्स. ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है. फिर मैंने कहा था इनकम स्कोप में आनी चाहिए. जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है रिटर्न फाइल कराने के लिए और वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है, वो यूएस अप डाउन करता रहता है, यूएस ज्यादा रहता है, इंडिया में थोड़ी बहुत इनकम है उसकी, वो आपसे रिटर्न फाइल करवाने के लिए आता है. तो बच्चों अब वो नॉन रेजिडेंट है तो आप उससे कौन सी इनकम पूछोगे? उससे यूएस की इनकम पूछोगे, उसके बाहर की इनकम पूछोगे, कि सिर्फ इंडिया की इनकम पूछोगे? सिर्फ इंडिया की इनकम. लेकिन अगर कोई रेजिडेंट निकल गया इंडिया का तो बच्चों उसको सारी इनकम पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स. चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो इंडिया की बाहर की. तो स्कोप में आनी चाहिए. स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और फिर हम प्रिस्क्राइब रेट से क्या करेंगे? टैक्स. यहां तक मैंने आप लोगों को बताया था. पढ़ाया कुछ नहीं था, कंडीशंस लिखवाई थी और मैंने कहा था कि ये रोड मैप तैयार हो रहा है हमारे चैप्टर का कि यार भैया हमको इसमें पढ़ना क्या क्या रहेगा. और मैंने कहा जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं उन बातों के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस करके जो मैंने आपको स्कोप करके जो बताया, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट स्कोप, उससे 4 से 5 नंबर के आने के चांसेस होते हैं. जी जी नहीं, मेरी बात समझिए आप. अपन डेज कैलकुलेट करेंगे. हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 6. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 वो ये कहता है कि किसी इंडिविजुअल को रेसिडेंट बनना है तो 2 में से एक कंडीशन क्या कर लीजिए? फुलफिल. पहली कंडीशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति का स्टे इंडिया में प्रीवियस ईयर में यानी करंट ईयर में 182 दिन या उससे क्या हो जाता है? ज्यादा, तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट. अब आप बोल रहे हो कि बेटा 15 दिन वो बाहर चले जाता है, महीने के 15 दिन बाहर और महीने के 15 दिन इंडिया में, तो 15 दिन हर महीने के अपन 15 दिन काउंट करेंगे. अब आप देखिए 12 महीने हैं तो 12 महीने इंटू 15 कर दीजिए बच्चों, कितना आ गया आपका? 180. लेकिन बच्चों सुनना, अभी किसी महीने में 31 डेज भी होते हैं और किसी मंथ में 30 भी होते हैं. तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप जो पूछ रहे हो कैलकुलेट कर लेंगे. मेरे को लगता है कि वो क्या बन जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा. और जब रेसिडेंट बन जाएगा तो उसको सारी इनकम पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स. अब आप बोलोगे कि सर वो तो यूएस में काम करता है तो वहां पे भी टैक्स लग रहा है.
और यहां पे भी टैक्स लग रहा है, मतलब एक व्यक्ति पे हो सकता है बच्चों की दो कंट्रीज में क्या लग जाए, टैक्स। देखो वो कमा कहां रहा है, यूएस में, रेसिडेंट कहां का बन गया, इंडिया का, क्योंकि उसने 182 डेज या उससे ज्यादा की कंडीशन फुलफिल कर ली, तो उसको इंडिया में भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स, और यूएस में भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स। डबल टैक्सेशन होता है बच्चों, डबल टैक्सेशन होता है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, यह प्रॉब्लम सरकार ने भी समझी है कि यार एक व्यक्ति पे दो बार टैक्स लग गया, इंडिया में 40%, यूएस में 40%, दोनों जगह बचा क्या बेचारे के पास। तो ऐसे काम करो ही मत, पहली बात। आप दिमाग लगाओ ना, आपको लग रहा है कि ऐसा टैक्स लग जाएगा मेरे पे, तो आने जाने का क्यों खर्चा कर रहे। लेकिन ठीक है चलो, आपकी मजबूरी है, आना जाना पड़ ही रहा है, तो बेटा उस केस में दो देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट का नाम होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि इस केस में यूएस वाले टैक्स ले लेंगे, इंडिया वाले टैक्स छोड़ देंगे, और इस केस में इंडिया वाले टैक्स ले लेंगे, यूएस वाले टैक्स छोड़ देंगे। वैसे जो कंट्री डोमिनेंट होती है वो एग्रीमेंट में अपनी बात मनवा ले लेती, तो किसकी बात मानी जाएगी बेटा, यूएसए की, क्योंकि वो हमें मिलिट्री सपोर्ट या और दूसरे सपोर्ट भी करता है। अब आप बोलोगे कि सर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, ये पूछना चाह रहे हैं, नहीं, हाँ मैं आपकी बात समझ गया। तो दुबई में तो टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि दुबई में टैक्स ही नहीं है। हाँ रेसिडेंट है तो सब जगह के टैक्स लगेगा बेटा, सारी इनकम को डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां तो टैक्स नहीं है, यहां पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, देयर विल नॉट बी डबल टैक्सेशन। यूएस के साथ तो लोग ऐसा करेंगे नहीं, दुबई के साथ ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि दुबई में टैक्स नहीं है। हाँ, जो प्रिस्क्राइब रेट से क्या लेंगे, टैक्स। जो रेट्स होते हैं ना, रेट वो दो टाइप के होते हैं, रेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल रेट और एक होता है स्पेशल रेट। एक होता है नॉर्मल रेट और एक होता है स्पेशल रेट। अब बात आती है नॉर्मल रेट्स की। तो बच्चों नॉर्मल रेट में टैक्स निकालने की दो स्कीम्स है, दो ऑप्शन है, ऐसा मैं कहूं। नॉर्मल रेट्स कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 मतलब ऑप्शन है, मतलब आप चाहो तो ऑप्शन 1 की तरह टैक्स पे कर दो, आप चाहो तो ऑप्शन 2 की तरह टैक्स पे कर दो। मैं उस ऑप्शन का नाम आपको कहता हूं। ऑप्शन नंबर 1 का नाम है OTR, इसका नाम ही है ऑप्शनल टैक्स रेजिम, इसका नाम है ऑप्शनल टैक्स रेजिम। और बच्चों सेकंड ऑप्शन का नाम है DTR, DTR को बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। सर कौन सी स्कीम चूज करना चाहिए, बेटा इसका नॉलेज आपको धीरे धीरे चल जाएगा कि कौन सी स्कीम बेनिफिशियल होती है। मैं एक बात बता देता हूं, अभी नॉर्मली के लिए OTR के टैक्स रेट थोड़े ज्यादा है और DTR के टैक्स रेट्स कम है। तो आप बोलोगे कि सर हर कोई इंसान क्या चूज करेगा, DTR ही चूज करेगा, ऐसा नहीं है। OTR में कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, भले ही टैक्स रेट्स ज्यादा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर आपको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, एक्चुअली वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होते हैं ना आपकी इनकम कम कर देते हैं बेटा, तो टैक्स रेट ज्यादा भी होंगे ना तो भी आपका टैक्स क्या बनेगा, कम। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, OTR में कुछ बेनिफिट्स है जो DTR में नहीं है। अगर देखो वो बेनिफिट मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, जब वो बेनिफिट मुझे मिल ही नहीं रहे तो मैं ऑब्वियसली बात है क्या चूज करूंगा, DTR चूज करूंगा। लेकिन अगर वो बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं और उससे मेरी इनकम सब्सटेंशियली कम हो रही है तो मैं क्या चूज कर लूंगा, OTR। भला ही टैक्स रेट ज्यादा होंगे लेकिन इनकम तो क्या हो जाएगी, कम, और इफेक्टिवली आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम। बच्चों आपको याद है मैंने कहा था हमें इनकम टैक्स का लॉ पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स के लॉ में एक एनुअल फाइनेंस एक्ट करके हमें पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट मतलब क्या होता है, बजट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि टैक्स रेट्स कहां गिवन होती है, बजट में। तो जो टैक्स रेट बजट में गिवन है ना बच्चों, वो ऑप्शनल टैक्स रेजिम है। बजट में क्या मिलता है आपको, ऑप्शनल टैक्स रेजिम के रेट्स, यह आपको बजट में मिलेंगे। और बच्चों ये जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है ना, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम,
ये अपने इनकम टैक्स में गिवन है। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 115 BAC। एक सेक्शन है सेक्शन 115 BAC, उसमें गिवन होती है। ठीक है, नाउ बच्चों स्पेशल रेट्स की अगर अपन बात करते हैं, स्पेशल रेट की अगर अपन बात करते हैं तो देखो, बहुत मैंने आपको कहा था स्पेशल रेट कैन बी मोर देन दी नॉर्मल रेट और कैन बी लेस देन दी नॉर्मल रेट। स्पेशल रेट जो है वो इनकम टैक्स में गिवन है। स्पेशल रेट जो है वो कहां गिवन है? इनकम टैक्स में। अगर सरकार को लगता है कि किसी इनकम पे, जैसे क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रेड करता है, गैम्बलिंग वगैरह करता है, तो उसको सरकार ज्यादा रेट से टैक्स लेती है, तो उसके टैक्स रेट स्पेशल कहलाते हैं। और कभी कभी कुछ स्पेशल इनकम है जो सरकार जिसको प्रमोट करना चाहती है, जिन इनकम्स को प्रमोट, जिन एक्टिविटीज को सरकार प्रमोट करना चाहती है, उनके टैक्स रेट सरकार कम कर देती है। तो स्पेशल रेट कैन बी मोर देन दी नॉर्मल रेट और कैन बी लेसर देन दी नॉर्मल रेट। तो बच्चों देखो, ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान दो इनकम अर्न कर रहा है, मैं पढ़ाने की इनकम और मैं क्रिप्टो में ट्रेड भी करता हूं, तो अब मेरी दो इनकम हो गई। पढ़ाने की इनकम बेटा मेरी कौन सी इनकम है? नॉर्मल इनकम। और क्रिप्टो में जो इनकम है वो कौन सी इनकम है? स्पेशल। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं मेरी पढ़ाने की इनकम पे चूज कर लूंगा। नॉर्मल इनकम है तो मैं चूज कर लूंगा कि मैं OTR से टैक्स दूं कि मैं DTR से टैक्स दूं। और जो मेरी स्पेशल इनकम होगी कौन सी? क्रिप्टो की। उस क्रिप्टो की इनकम के ऊपर मैं स्पेशल रेट से क्या करूंगा? टैक्स। तो मेरी पढ़ाने की इनकम से 2 लाख है और क्रिप्टो से इनकम 1 लाख है, तो मैं 2 लाख पे अलग टैक्स कैलकुलेट करूंगा और 1 लाख पे अलग टैक्स कैलकुलेट करूंगा, और दोनों को क्या कर देंगे? कंबाइन। देखो स्पेशल रेट्स बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे इंटर में जो काम की स्पेशल रेट्स है ना, उसकी लिस्ट बना लेते हैं बच्चों, है ना। एक लिस्ट बना लेते हैं कि यार ये स्पेशल रेट्स होती है, इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। सबसे फर्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बच्चों इसके सेक्शन याद रखने हैं, 9 ऑप्शन। कौन सा एक सेक्शन, कौन सा याद रखना है? 115 BAC। सर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का तो आपने सेक्शन बता दिया, ऑप्शनल टैक्स रेजिम का सेक्शन इसलिए नहीं बताया बेटा क्योंकि वो कहां गिवन है? बजट में गिवन है। आप मुझसे पूछोगे सर बजट यानी एनुअल फाइनेंस एक्ट, तो उसका भी तो कोई सेक्शन होगा। एक्चुअली उसके सेक्शन में रेट गिवन नहीं होती, रेट गिवन होती है, उसका एक शेड्यूल होता है। मैंने आपको बताया ना, शेड्यूल के साथ एक लिस्ट होती है ना, जहां पे लिस्टिंग करनी होती है। तो वो जो शेड्यूल 1 है, तो आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल 1 में क्या मिलता है? OTR की टैक्स रेट्स। बट वो हमें कोट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इनकम टैक्स के अंदर नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बचो, जैसे ना मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, 4-5 साल बाद बेच दिए। सर किसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, किसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, अभी इसमें दिमाग मत लगाओ। एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड तक होल्ड करके बेचा तो लॉन्ग टर्म, उसके पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म। अलग अलग असेट्स के लिए अलग अलग बातें होती है, बिल्डिंग के लिए अलग बात है, शेयर्स के लिए क्या है, अलग बात है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है मुझको, जैसे मेरे पास ज्वेलरी थी, तो बेटा मैंने ज्वेलरी क्या कर दी? बेच दी। अब ज्वेलरी बेचने से मुझे क्या हो गया? लॉन्ग टर्म गेन। 10 साल पुरानी ज्वेलरी थी, मैंने इस बार बेच दी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल रेट से टैक्स लगता है और उसका सेक्शन होता है 112, सेक्शन 112 स्पेशल रेट से। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं अभी के लिए सिंपल भाषा में कि यार मैंने ज्वेलरी खरीदी 10 लाख में और बेच कितने में दी? 25 लाख में। 25 माइनस कितना कर दिया बेटा? 10। कितना आ गया आपका? 15। इस 15 पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अंदर। सर आप हमें रेट बता दीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेशन बता दीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 112 है, और उसमें जो 112 की रेट दे रखी है वो एप्लीकेबल होती है। सर 112 की रेट क्या है बेटा? वो डिपेंड करता है आपने कब बेचा है। तो काफी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है रेट डिसाइड करने में। विल डिसाइड बट नॉट राइट नाउ। बच्चों एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बच्चों STT पेड। STT का मैं फुल फॉर्म बताता हूं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन
टैक्स पेड, आपने क्या पे करा, सिक्योरिटीज। आप थोड़ा समझते होंगे बच्चों, सिक्योरिटी मतलब मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूं, शेयर्स वगैरह की बात कर रहा हूं। ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ना, वो ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था जिसपे एसटीटी पेड नहीं था। तो भाई बिल्डिंग इज नॉट सिक्योरिटी, जमीन इज नॉट सिक्योरिटी, पेंटिंग ड्रॉइंग्स अगर आप बेचते हैं या फिर आप ज्वेलरी बेचते हैं, डायमंड्स वगैरह बेचते हैं, तो बच्चों उसके लिए तो फिर क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप क्या कर देते हैं, शेयर्स बेचते, मैंने रिलायंस के क्या कर दिए, शेयर्स बेच दिए, उससे मुझे लॉन्ग टर्म गेन हुआ, लेकिन रिलायंस के शेयर एक सिक्योरिटीज है, उसको बेचने पे क्या लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये भी एक स्पेशल इनकम है, शेयर्स बेचना भी स्पेशल इनकम है, मकान बेचना भी स्पेशल इनकम है, ज्वेलरी बेचना भी स्पेशल इनकम है। हाँ बच्चों एक बात समझो, एक बात समझना, क्या होता है अगर किसी का ज्वेलरी का बिजनेस ही है तो अलग बात हो गई। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, असेट्स बेचने की बात कर रहा हूं। कोई इंसान अपनी असेट बेचता है तभी वो कैपिटल, मतलब कैपिटल असेट्स वगैरह बेचता है तो ही वो स्पेशल रेट के अंदर आती है। ज्वेलरी का बिजनेस है, पता चला कल से आपने अभी आधा अधूरा ज्ञान है और आपने सुन लिया कि भाई ज्वेलरी तो कौन सी होती है, स्पेशल इनकम होती है, और जो ज्वेलर आके बोल दे आप तो बोलना नहीं नहीं नहीं, अपन अपने घर की ज्वेलरी बेचेंगे तो वो क्या है, स्पेशल इनकम है। लेकिन बच्चे अगर मान लो ज्वेलर्स है तो उनका वो बिजनेस है, और बिजनेस कौन सी इनकम होती है, नॉर्मल इनकम होती है। तो अगर आपका ये बिजनेस नहीं है तो ही स्पेशल। आप बोलोगे बिल्डर मकान बेच रहा है, तो बेटा बिल्डर मकान बेच रहा है तो स्पेशल इनकम नहीं है क्योंकि उसका बिजनेस है। लेकिन आप अपनी बिल्डिंग बेचते हैं तो वो आपके लिए बिजनेस नहीं है, तभी वो क्या रहेगी, स्पेशल इनकम। अच्छा सिंपल भाषा में बोल दूं, स्टॉक इन ट्रेड बेच रहा है ना कोई, तो वो स्पेशल इनकम नहीं है। लेकिन अगर आप क्या बेचते हो, कैपिटल असेट्स, तो वो आपकी स्पेशल इनकम में आता है। और बेटा इसका सेक्शन होता है 112A। 112A थर्ड वन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड। अच्छा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब जैसे मैंने टीसीएस के शेयर खरीदे और जल्दी बेच दिए, शॉर्ट टर्म में बेच दिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड। तो बच्चों ये भी स्पेशल इनकम है और इसके ऊपर एक सेक्शन लगता है, वो है 111A। The section that is applicable is section 111A नंबर 4। अच्छा सुनो, मैंने यहां पे है ना लॉन्ग टर्म लिखा है। अच्छा लॉन्ग टर्म एसटीटी पेड हो या एसटीटी पेड ना हो, हमेशा क्या रहता है, स्पेशल इनकम। शॉर्ट टर्म स्पेशल इनकम कब रहता है बेटा, जब वो एसटीटी पेड हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही ना, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे मैंने ज्वेलरी शॉर्ट टर्म में बेच दी, शॉर्ट टर्म में ज्वेलरी बेच दी, अभी गोल्ड का भाव गिरा, मेरा गोल्ड का बिजनेस नहीं है, लेकिन मैंने क्या करा, गोल्ड को इन्वेस्ट करके रख दिया, गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख दिया, और 15 दिन बाद क्या कर दिया, गोल्ड बेच दिया। तो बेटा गोल्ड इज नॉट सिक्योरिटी। तो अब इस केस के अंदर मुझे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ वो एसटीटी तो नहीं लगा, वो स्पेशल इनकम नहीं है, वो कौन सी इनकम है, मेरी नॉर्मल इनकम। अब सुनना, जो शॉर्ट टर्म में गोल्ड बेचने से मुझे गेन हुआ वो कितना हुआ, 1 लाख। पढ़ाने की इनकम हो गई 2 लाख, तो 2 लाख प्लस 1 लाख दोनों को मिक्स कर दूंगा तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, नॉर्मल इनकम। मैंने लॉन्ग टर्म के अंदर घर बेच दिया, लॉन्ग टर्म गेन हो गया घर बेचने से, तो वो मेरी कौन सी इनकम बन जाएगी, स्पेशल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बच्चों नेक्स्ट इज कैजुअल इनकम, सेक्शन 115 बीबी। सेक्शन 115 बीबी। बच्चों कैजुअल इनकम में ये ना मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि बहुत बार है ना ये प्रोविजन हम जब पढ़ेंगे तो ये बात 112 पे एप्लीकेबल नहीं है, ये बात 112A पे एप्लीकेबल नहीं है, ये बेनिफिट 115 बीबी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा बार बार आ जाता है। तो हमको बेसिक से ही क्या होना चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए कि भैया ये चीज है कैजुअल इनकम। बच्चों कैजुअल इनकम इनकम टैक्स वाले किसको कहते हैं पता है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल, जैसे वो पेपर वगैरह में पजल्स वगैरह आती, गेम शो केबीसी वगैरह हो गया, और ड्रीम 11 वगैरह पे ऑनलाइन गेम्स वगैरह आप जो खेलते हैं, वो सारी इनकम जो होती है वो कौन सी इनकम होती है, कैजुअल इनकम। आई एम रिपीटिंग वर्ड्स, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग,
क्रॉसवर्ड पजल, गेम शोज वगैरह जो होते हैं, ऑनलाइन गेम्स वगैरह जो होते हैं, या कोई गेम शो हो गया, केबीसी वगैरह कुछ ऐसा गेम शो हो गया, तो ये जो इनकम होती है ये कौन सी इनकम कहलाती है? कैजुअल इनकम। ये सबके अपने चैप्टर से सबको डिटेल में पढ़ना है, सबका कैलकुलेशन देखना है, सबका मीनिंग देखना है, सबकी डेफिनेशन देखनी है। बस मैं ये लिस्ट बनवा रहा हूं कि भैया ये स्पेशल है 115 बीबी। इसके बाद अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम 115 बीबीई। काला धन, जैसे किसी के घर पे इनकम टैक्स की बारात आती है, रेड पड़ती है। अभी वो रेड मूवी आई है ना, तो इनकम रेड 2 करके, है ना, देखी नहीं मैंने, बट रेड 2 करके मूवी आई। अगर किसी के घर पे रेड पड़ती है और वहां पे ऐसे असेट्स पकड़ाती है, अनडिस्क्लोज असेट्स, कैश पकड़ाया है कि घर में 50 करोड़ का क्या पड़ा था, कैश, 10 करोड़ की ज्वेलरी थी, ये सब इनकम टैक्स को पता होना चाहिए था। भाई 50 करोड़ आपके घर में पड़े हैं, 10 करोड़ की ज्वेलरी पड़ी है, आपके 60 करोड़ आपके घर में है, तो ये इनकम टैक्स को पता होना चाहिए था, क्योंकि आपने कमाए होंगे तभी तो आपके पास कैश आया या फिर आपके पास असेट आई, आपने डिस्क्लोज नहीं किया। स्पेशल इनकम है बेटा, सरकार उस पर स्पेशल रेट से टैक्स लेती है, ज्यादा नहीं लेती बेटा। जैसे 100 करोड़ पकड़ा है तो 100 करोड़ पकड़ा है तो 78% टैक्स देना पड़ता है। 100 करोड़ का 78%, तो मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया? 78 करोड़, प्लस पेनल्टी वगैरह लग जाती है बच्चों, प्लस इंटरेस्ट वगैरह वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती है, जेल होने की भी क्या होते हैं आपको चांसेस। तो ऑलमोस्ट आपका सारा पैसा जो आपने कमाया है वो कहां चला जाता है? इनकम टैक्स के पास। और बच्चों जो खबर देता है ना उसको 10% मिलता है, किसके घर में कैश है तो उसको मिल जाता है। हाँ, तो फिर लोगों का धंधा है ये एक तरीके से, बट ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए किसी के साथ। और वैसे तो देखो अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी यार एथिकल, सबसे ज्यादा तो अपने को पता होता है कि किसके पास क्या है। अगर अपन चाहे तो क्या कर सकते? इनकम टैक्स वाले से सेटिंग कर सकते, देख वहां रेड मार देना, तो वहां पे तेरे को मैं इतने दिला दूंगा, तेरे को इतने दिला दूंगा, मेरे को इतने दे देना, तेरे को 2 करोड़ दिला दूंगा, 1 करोड़ मेरे, 1 करोड़ तेरे, काम खत्म। इट्स लाइक दिस। तो लोग ऐसे करते हैं भाई, बहुत करते हैं, लेकिन अपन को नहीं करना है। तो बताएगा तू? मैं सेटिंग की बात कर रहा हूं, है ना, मैं सेटिंग की बात कर रहा हूं। और अगर हाँ, अगर वो आपकी इनकम है तो उस पर तो टैक्स लगेगा, अगर आपने इनकम टैक्स लिए तो। हाँ, तो फिर टीडीएस कटेगा बराबर आपका। सो इफ ये सारी चीजें हैं बच्चों, देखो मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूं, सेक्शन याद करने की कोशिश करते हैं बच्चों। पर्सन की डेफिनेशन कहां दे रखी है? 2 क्लॉज 31 के अंदर। इनकम की डेफिनेशन कहां दे रखी है? 2 क्लॉज 24 के अंदर। इसके बाद प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं? सेक्शन नंबर 3 के अंदर की वन है। इसके बाद मैंने आपको कहा था एग्जम्प्ट इनकम, तो एग्जम्प्ट इनकम मैक्सिमम कहां मिलती है? सेक्शन 10, 11, 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी सेक्शन है जहां पर आपको एग्जम्पशंस मिलेगी। इसके बाद और इसके बाद अगर अपन बात करेंगे स्कोप, तो बेटा स्कोप का सेक्शन क्या है? 5। रेट के अंदर अगर अपन डीटीआर की बात करते हैं तो उसका सेक्शन कितना है? 115 बीएससी। और फिर मैंने आपको ये सारे सेक्शन 112, 112 ए, 111 ए, 115 बीबी और 115 बीबीई करके ये सारे सेक्शंस आपके होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को देखना। और सबसे फर्स्ट हम समझते हैं कि पर्सन की डेफिनेशन क्या है, पर्सन किसे कहते हैं। पर्सन की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। पर्सन की डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31। बच्चों आप क्या समझते हैं पर्सन से? हाँ हाँ, आप एग्जैक्टली डेफिनेशन दे रहे हैं। जनरल मीनिंग में पूछना चाहता हूं कि आप पर्सन का मतलब क्या समझते हैं? व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? नेचुरल व्यक्ति, आर्टिफिशियल व्यक्ति, दोनों, दोनों ही पर्सन होते हैं बेटा। नेचुरल पर्सन भी पर्सन होते हैं, आप में हम सब नेचुरल पर्सन हैं, और कंपनी भी बच्चों क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, उनको भी टैक्स देना पड़ सकता है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, जनरली तो लोग यही समझते हैं ना कॉमन सेंस में
डेफिनेशन जो दे रखी वो अपन बाद में देखते हैं, पहले कॉमन सेंस तो लगा ले कि कॉमन सेंस में आप पर्सन का मतलब क्या समझते हैं। तो बच्चों वो फिर बताऊंगा डेफिनेशन देने की जरूरत क्यों पड़ी। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और जो इंडिविजुअल है वो नेचुरल पर्सन है। आप मुझे बताओ पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप आर्टिफिशियल पर्सन है, पार्टनरशिप आर्टिफिशियल पर्सन है कि वो नेचुरल पर्सन है? क्या पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म्स की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्या बच्चों? क्या पार्टनरशिप फर्म इज आर्टिफिशियल पर्सन? बच्चों सोच के बोलना, ऑनलाइन वालों किसी को पता है कि पार्टनरशिप फर्म क्या आर्टिफिशियल पर्सन है? अब समझो बच्चों, अगर इनकम टैक्स डिफाइन नहीं करता किसको, पर्सन को, तो पर्सन का कॉमन सेंस मतलब निकाला जाता, और कॉमन सेंस में कौन से पर्सन आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन। पार्टनरशिप फर्म तो आती नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो दोनों भी नहीं है। लिटिगेशंस वगैरह चलते, लिटिगेशंस वगैरह चल जाते, प्रॉब्लम हो जाती कि यार भैया पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगी कि नहीं देगी। तो इनकम टैक्स में पर्सन को क्या कर दिया गया? डिफाइन कर दिया गया। और पर्सन को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 में, और कहा है पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन के अंदर ये सारी चीजें आती है। नंबर 1 इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एक पर्सन है बच्चों। इंडिविजुअल मतलब कौन? नेचुरल पर्संस। नेचुरल पर्संस आर पर्संस, नेचुरल पर्संस आर पर्सन। बेटा सुनो, मेजर हो, माइनर हो, साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंडिविजुअल है और वो इनकम अर्न कर रहा है तो हो सकता है उसको क्या देना पड़ जाए? टैक्स। अगर वो माइनर है तो उससे टैक्स ले लिया जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। माइनर का टैक्स फादर के थ्रू ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनसाउंड माइंड का है तो कोई उसका केयर टेकर होगा जो इनकम अर्न कर रहा होगा। अगर अनसाउंड माइंड है तो भाई इनकम ही अर्न मत करना, अगर इनकम अर्न कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो है, उनसे क्या करा जाएगा? टैक्स ले लिया जाएगा। तो इनकम टैक्स को कोई रहम नहीं है। जो भी इंडिविजुअल हो वो पर्सन है, मेल हो फीमेल हो, अगर माइनर हो, साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, डज नॉट मैटर, एवरी इंडिविजुअल इज अ पर्सन। नेक्स्ट बच्चों, पार्टनरशिप फर्म। आरुषि आपने कहा कि पार्टनरशिप फर्म नेचुरल पर्सन नहीं है ना, आप ये देखना, आप ये कहना चाह रहे हो कि वो तो सारे पार्टनर का इंडिविजुअल स्टेटस देखेंगे। इनकम टैक्स वाले अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं तो सबको कंबाइन मानते हैं। सबको क्या मानते हैं? कंबाइन मानते हैं। और पार्टनरशिप फर्म पे अलग से क्या देना पड़ता है? टैक्स। तो पार्टनरशिप फर्म एक अलग पर्सन है ना, पार्टनरशिप फर्म एक अलग पर्सन है। बट यस, पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी लॉ में तो नहीं होती है, लॉ में कोई नहीं होती, लेकिन हमारा इनकम टैक्स उसको क्या मानता है बेटा? सेपरेट पर्सन मानता है। तो जैसे आप समझना, मैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रैक्टिस भी करता हूं, तो मेरी प्रैक्टिसिंग फर्म है, तो वो मेरी पार्टनरशिप फर्म से भी क्या होती है? इनकम। मेरी पढ़ाने से भी क्या होती है? इनकम। तो जो मेरी फर्म की इनकम होती है वो इंडिविजुअल मेरे हैंड में टैक्सेबल नहीं है बच्चों। मेरी जो फर्म की इनकम है वो किसके हैंड में टैक्सेबल है? फर्म के ही हैंड में टैक्सेबल है। इंडिविजुअल के लिए रेट्स अलग होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए रेट्स अलग होते हैं, कंपनीज के लिए रेट क्या होते हैं? अलग। कुछ प्रोविजंस इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होते हैं, कुछ प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म पे ही क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। तो इनकम टैक्स में ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल अलग पर्सन है और पार्टनरशिप फर्म अलग पर्सन है। देखो बच्चों, थोड़ा सा अभी तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, आगे चलेंगे, लेकिन अभी बेसिक बातें मैं और कर लेता हूं। जैसे अभी मैंने पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल दिया कि मेरी नाटा से इनकम है, तो ये मेरी इंडिविजुअल इनकम है। मेरी फर्म के अंदर जो प्रैक्टिसिंग इनकम है तो उसके अंदर सबका शेयर है, मेरे पार्टनर्स का शेयर है, हमारा एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। वहां पर पहले तो क्या हो गया, से हमारी फर्म ने 10 लाख कमाए, 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स लग गया, तो 10 लाख में से हमने 3 लाख क्या कर दिए? हटा दिए। बचे कितने? 7। तो बचे 7, तो मतलब सारे पार्टनर से 1-1 लाख रुपए रख लिए, 7 पार्टनर्स थे, तो बेटा मेरा शेयर कितना बन गया? 1 लाख। नाटा से मेरी इनकम प्लस पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म से जो मुझे 1 लाख मिले, आप मुझे बताइए क्या मुझे उस पर वापस टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
ऑलरेडी क्या लग चुका है बच्चों, टैक्स लग चुका है पार्टनरशिप फर्म पे। तो जो पार्टनरशिप फर्म से जो मुझे प्रॉफिट मिलता है वो मेरे हैंड पे टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने उस पर ऑलरेडी क्या कर दिया है, टैक्स दे दिया है। अगर पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट पर्सन नहीं माना जाता तो फिर कैलकुलेशन कैसे होता मालूम है बच्चों, वो पार्टनर 10 लाख सबसे पहले बढ़ जाते सारे इंडिविजुअल्स में, और इंडिविजुअल को ही क्या देना पड़ जाता, एज दी नेचुरल पर्सन क्या देना पड़ जाता, टैक्स। लेकिन इनका इंटेंशन क्या था, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था कि साहब वो जो पैसे फर्म ने कमाए उसका टैक्सेशन कहां पर हो, फर्म में। मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा बच्चों, इंडिविजुअल 15-20 लाख कमाए ना तो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं भरेगा, क्योंकि बहुत सारे टैक्स प्लानिंग के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म 1 लाख भी कमाए ना तो उसे टैक्स देना पड़ता है। तो सरकार ने बचने का तरीका नहीं दिया, वो पैसा अगर इंडिविजुअल में आ जाता, इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता, तो फिर हर एक को वो 10-15 लाख का क्या मिल जाता, बेनिफिट। सरकार ने बोला नहीं भाई, पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट पर्सन है, उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हीं के साथ क्या लिया जाएगा, टैक्स। अच्छा ठीक है, इतना तो आप सब लोगों को पता होगा व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, क्या हमारे इनकम टैक्स में डिफाइन नहीं है। पार्टनरशिप फर्म क्या है, यू नो, आपको पार्टनरशिप फर्म 1932 आई थिंक, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में ही लिखा है क्या, हाँ, कि 2 और 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, देयर इज म्यूचुअल एजेंसी, तो उस केस में वो क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। पार्टनरशिप फर्म कैन बी इंडियन पार्टनरशिप फर्म और कैन बी फॉरेन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म इंडियन हो फॉरेन हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ द पार्टनरशिप इज देयर, इंडिया में क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स। अच्छा बच्चों, एक कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच का एक रास्ता निकाला है सरकार ने, क्या है वो, एलएलपी। तो एलएलपी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके जैसे हैं, कंपनी के जैसे, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके जैसे हैं, पार्टनरशिप फर्म के जैसे। अच्छा, ये एलएलपी थोड़ा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। इनकम टैक्स तो कब आया था बच्चों, 1961 में। अब उनने उस टाइम नहीं सोचा था कि यार साहब पर्सन की डेफिनेशन में एलएलपी को भी क्या करना चाहिए, इंक्लूड। लेकिन जब एलएलपी आया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पार्टनरशिप फर्म के जैसे थे और कुछ कंपनी के जैसे थे। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा एलएलपी को हम पार्टनरशिप में कंसीडर करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रावधान, जो बातें पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल होगी, एग्जैक्ट रेप्लिका बातें किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, एलएलपी पे। जब तक मैं ना बोलूं कि यह बात सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल है, एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं है, तब तक जो बात पार्टनरशिप की है वो सारी बातें किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, एलएलपी पे। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स LLP. पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स LLP। देखो वैसे तो ये आपके इंटर लेवल पे इंडिविजुअल के क्वेश्चन ही आते हैं। ये जो आगे हम पढ़ रहे हैं ना, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बस, तो पार्टनरशिप फर्म का टैक्स निकालना, LLP का टैक्स निकालना, कंपनी का टैक्स निकालना आपका आता ही नहीं है, आपके इंटर लेवल पे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन कहां पूछा जाता है, सीए फाइनल में। थर्ड, HUF। HUF इज अ पर्सन। सबको पता होगा बच्चों HUF क्या होता है, कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा आपको। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक सेपरेट पर्सन है। इनकम टैक्स HUF को क्या मानता है, एक अलग पर्सन मानता है। अब चलिए कुछ बातें करते हैं रिगार्डिंग HUF, थोड़ा सा जनरल नॉलेज, नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल बातें करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप HUF के बारे में कितना जानते हैं। बच्चों HUF के ऊपर एक लॉ लगता है, HUF के ऊपर एक लॉ लगता है। कौन सा लॉ लगता है, एनी आइडिया बच्चों? हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू लॉ है ना, हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। बच्चों कोई मुझे बताएगा HUF कैसे फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म करते हैं HUF? हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्या आप फॉर्म कर सकते हो बेटा HUF? आप नहीं कर सकते, क्यों? आप मेजर नहीं है, ठीक है। तो मतलब इनका बिल्कुल कहना सही है, अभी आप HUF फॉर्म नहीं कर सकते। आप मेजर तो है बेटा, अभी मेजर नहीं। कोई है मेजर व्यक्ति यहां बैठा हुआ? आप मेजर है, आप मेजर है, तो क्या आप HUF फॉर्म कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, शादी के बाद कर सकते हैं बेटा। तो एचयूएफ कब आती है एग्जिस्टेंस में? जब इंसान की क्या हो जाए, शादी, है ना, शादी हो जाना चाहिए, है ना। जैसे क्या, अब आप बोलोगे कि सर जैसे साक्षी ने कहा कि इट इज बेस्ड ऑन फैमिली बिजनेस सक्सेशन। एक बात समझो बेटा, तो क्या अगर आप ऐसा कहना चाहते हो फैमिली बिजनेस है, वही लोग क्या कर सकते हैं, एचयूएफ फॉर्म कर सकते हैं, तो जीवन में पहली एचयूएफ आई कैसे होगी? सोच के देखो आप। और जिसके पास कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, क्या आज वो एचयूएफ नहीं बना सकता है? आज मेरे घर पे कोई एचयूएफ नहीं है, तो क्या मैं एचयूएफ नहीं बना सकता? बच्चों क्या बात कर रहे हैं आप, मैं भी एचयूएफ बना सकता हूं। जिस इंसान की शादी हो जाए, मतलब फैमिली। अब मेरे फादर दादा दादी की कोई एचयूएफ नहीं थी, आई कैन फॉर्म दी माई एचयूएफ, ठीक है, तो आई विल स्टार्ट माई एचयूएफ। तो जैसे सागर, एक आपने सुना होगा इनकम टैक्स में बच्चे एक पैन कार्ड करके होता है, पैन कार्ड। इनकम टैक्स में क्या होता है, रोल नंबर है। जैसे एग्जाम में क्या होता है आपका रोल नंबर, हर एक व्यक्ति को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हिंदुस्तान में एक ही नाम के बहुत लोग हो सकते हैं, तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए पैन नंबर, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो बेटा मेरा एक पैन नंबर है, सागर करके, सागर विजयवर्गीय करके एक पैन है। अब मैंने मेरी एचयूएफ भी बना रखी है, आई एम मैरिड, तो मेरी वाइफ और जो मेरे बच्चे हैं, तो वो मेरी एचयूएफ में कौन आएगा, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। आई कैन फॉर्म, आई एम दी कर्ता, हेड ऑफ दी फैमिली जो होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता। और बेटा जो वाइफ है वो क्या कहलाएगी, मेंबर, और जो मेरा बच्चा है वो क्या कहलाएगा, मेंबर। अब जैसे मैंने एचयूएफ फॉर्म कर रखी बच्चों, तो जैसे ही मेरे बच्चे का जन्म हुआ, वो बाय बर्थ क्या करेगा, मेंबर बन जाता है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब एक बात बताइए, मैंने अपनी एचयूएफ बना रखी है, इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं मालूम है, एचयूएफ एक सेपरेट पर्सन है, मुझे एक सेपरेट पैन कार्ड लेना पड़ेगा। सेपरेट पैन कार्ड किसके नाम से, सागर्स एचयूएफ के नाम पे। तो उस पैन कार्ड पे क्या लिखा रहेगा मालूम है, सागर्स एचयूएफ। उस सागर्स एचयूएफ का आईएमडी करता एंड मेरे जो फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स है उसके अंदर होगी। बच्चों मेरा ये कहना है, क्या मेरी एचयूएफ में, सोच के बोलना, क्या मेरी एचयूएफ में मेरे पापा मेंबर होंगे कि नहीं होंगे? कैसे होंगे? मेरी एचयूएफ कहां से स्टार्ट हुई है, मुझसे ही स्टार्ट हुई, तो कौन, मैं, वाइफ और मेरे बच्चे। फादर या मेरे ब्रदर या मेरी सिस्टर नहीं होंगे। हाँ, अगर मेरे फादर की एचयूएफ होती तो बेटा, तो फिर मेरे फादर की एचयूएफ होती तो मैं उनका क्या होता, मेंबर, वो तो करता होते, मैं क्या होता, मेंबर, मेरा भाई भी मेंबर होता, और बेटियों को भी आजकल बराबर हिस्सा मिलता है, तो बेटी अभी क्या होती उसकी, मेंबर। आई बात समझ में? ऐसा, तो मैं ये कह रहा था कि यस आई कैन फॉर्म दी एचयूएफ। आप बोलोगे सर क्यों कर रहे हो मस्ती, क्यों कर रहे हो एचयूएफ फॉर्म, व्हाट इज द नीड टू फॉर्म दी एचयूएफ, ऐसा क्या फायदा है इनकम टैक्स के अंदर जो एचयूएफ फॉर्म करते हैं? बच्चों एचयूएफ एक सेपरेट पर्सन है। मैंने आपको क्या कहा कि कोई इंसान 10 लाख तक की इनकम अर्न करता है तो उसका टैक्स मैं पूरा बचा सकता हूं, 15 लाख तक ही बचा सकता हूं, कोई अभी ऐसे ही बता रहा हूं एक एग्जांपल देके, वो केस टू केस वेरी करता है। अब मान लो बेटा मेरी इनकम 30 लाख हो रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इनकम अपने स्टेटस में दिखाऊंगा और कुछ इनकम कौन से स्टेटस में दिखाऊंगा, एचयूएफ के स्टेटस में। अब आप बताइए बच्चों क्या होगा? तो अब होगा ये कि इधर भी 15 लाख तक मैंने टैक्स बचा लिया और इधर भी क्या करा मैंने, 15 लाख तक टैक्स बचा लिया। यस, टैक्स प्लानिंग के लिए लोग क्या करते हैं, एचयूएफ फॉर्म करते हैं, टैक्स प्लानिंग के लिए कि हाँ सब कुछ इनकम हम कहां शो कर सकते हैं, कहां दिखा सकते हैं। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर ऐसा दिखाना सिंपल कि कुछ इनकम मेरी थी बस कहां दिखा दी, एचयूएफ के नाम पे दिखा दी, तो ये तो इनकम टैक्स वाले तो बेवकूफ तो है नहीं इतने बेटा। इतना आसान नहीं होता है कि हम इनकम अपनी एचयूएफ के फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं। आगे जाके जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आई विल गाइड यू कि हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ताकि हम अपनी इनकम एचयूएफ में क्या कर दें, डाइवर्ट कर दें और इनकम एचयूएफ में ही क्रिएट कर ले, रादर देन डाइवर्टिंग वी शो लाइक कि इनकम ही किसकी है, एचयूएफ की, हमने डाइवर्ट नहीं की, ओरिजिनली इनकम किसकी है, एचयूएफ की। ऐसा कुछ हम प्लानिंग वगैरह करते हैं, तो वो आपको मैं आगे जाके सिखाऊंगा। तो उससे क्लाइंट का क्या होता है, फायदा, और अपना भी फायदा होता है बेटा। अपने को एक फाइल की जगह 2 फाइल मिलती है, कैसे कि उसकी खुद की फाइल और उसकी एचयूएफ की फाइल, तो 2 फाइल हो गई। फिर उसके भाई की फाइल, उसके भाई की भी एचयूएफ बनाएंगे तो उसके भाई की एचयूएफ की फाइल, फिर उसकी बीवी की फाइल, उसके बच्चों की फाइल, तो बेटा फाइल ही फाइल, ऐसे तो मिल जाता ना।
अब क्या होता है, फाइल से पैसे कमाना अपना इंटेंशन नहीं है बच्चों, मैं आपको क्लियर बोलता हूं। इनकम टैक्स के रिटर्न विटर्न अपन भर के पैसा कमा भी लेंगे तो कितना कमा लेंगे, मतलब 2, 2.5, 3, 4, 5 लाख, कितना, एक इतना ही कमा सकता है कोई इंसान, इतना ज्यादा नहीं कमा सकता। मेन अब वो अपन से रिटर्न भरवाते हैं, टैक्स प्लानिंग करवाने आएंगे कि सर टैक्स बहुत हो रहा है, टैक्स बचवाओ। अपन टैक्स प्लानिंग के लिए अलग से फीस क्या करेंगे, चार्ज। सर हमको लोन चाहिए, कैपिटल कम पड़ रही है, लोन दिलवाएंगे, लोन दिलवाने के लिए पैसे क्या करेंगे, चार्ज। एक से दूसरा काम, फिर बोलेगा सर इनकम टैक्स कर रहे हो, जीएसटी भी तो कर दो ना हमारा, तो जीएसटी का भी क्या आ जाएगा, काम। फिर जीएसटी के अंदर कुछ मैटर फंस गया तो उसकी हियरिंग का क्या आ जाएगा, काम। फिर वो अपने दोस्त को रेफर कर देगा, उस दोस्त को रिटर्न भरेंगे, उसको भी ज्ञान देके उसकी एचईएफ बनाएंगे, उसकी वाइफ को भी पकड़ेंगे और उनके भाई बहन उनकी फैमिली में घुस जाएंगे और इस तरीके से क्लाइंट बनाएंगे बेटा। तो अपने पास ज्ञान होगा हम देंगे तो ही तो अपने क्लाइंट बढ़ेंगे, नहीं तो क्या है, जितना आपने, कोई आया इंडिविजुअल आपके पास, आया इंडिविजुअल, भाई मेरी इतनी इनकम में रिटर्न भर दो, हम बोलते क्या रे इतनी इनकम रिटर्न भर रहा, तेरा तो टैक्स आराम से भर सकता है, कुछ नहीं बनेगा, एचईएफ बनाना पड़ेगी तेरे लिए। बस एचईएफ बनाने के पैसे मत लो। लोग क्या सोचते एक ही बार में निपटा दो इसको, कि यार हाँ एचईएफ बनाने के 5-10 हजार रुपए ले लिए, कुछ नहीं लगता ना पैसा, कुछ मत करो, बनवा दो उसकी एचईएफ, ज्ञान ही दिया ना आपने। उसके बाद जो रिकरिंग काम क्रिएट होगा अपना, वो मेन काम है। ऐसे फाइल्स धीरे धीरे इंक्रीज होती है। हाँ, तो जो एचईएफ का हेड होता है बेटा वो क्या होता है, कर्ता। अच्छा, एक वर्ड होता है बच्चों मेंबर और एक वर्ड होता है कोपार्टनर, आपने सुना है क्या ये वर्ड? तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड द कोपार्टनर। एचईएफ का जो मेंबर होता है उसे कोपार्टनर कहते हैं। तो मतलब जैसे आपकी एचईएफ है, से ऋतिक एचईएफ करके है, तो उसकी वाइफ बेटा मेंबर है, ऋतिक के बच्चे वो भी मेंबर है। तो क्या वाइफ और बच्चों में कोई फर्क नहीं है क्या, जरा बताओ? जो बंटवारा कॉल ऑफ कर सके, तो बंटवारा कौन कॉल ऑफ कर सकता है, अपना हिस्सा कौन मान सकता है, बेटा। तो ऐसा मेंबर जो अपना हिस्सा क्या कर पाए, कॉल ऑफ कर पाए, तो वो कौन कहलाता है, आपका कोपार्टनर। वाइफ बंटवारा नहीं कॉल ऑफ कर सकती, लेकिन कौन कर सकता है बेटा, बच्चे, है ना, बेटा हो या फिर बेटी हो, ठीक है। आई बात समझ में? बेटे की पत्नी है वो भी एचईएफ के अंदर आती है, बहू भी आती है, तो आई, तो क्या वो बंटवारा कॉल कर सकती है, नहीं, कौन कर सकता है बेटा, बच्चे। हाँ, लेकिन सुनना, वो जो बहू है ना, बहू अपने पापा की एचईएफ के अंदर को पार्टनर भी है और मेंबर तो है ही सही, साथ में क्या है, को पार्टनर, एंड वो क्या कर सकती, वहां बंटवारा कॉल ऑफ कर सकती, वहां अपना शेयर मांग सकती है। आई बात आप लोगों को समझ में? इस तरीके से होता है। तो ये मेंबर और को पार्टनर है ना, मेंबर और को पार्टनर वर्ड में एक फर्क होता है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ क्या किया बच्चों, डिस्कस। वैसे हमारे को इतना एचईएफ से कोई लेना देना नहीं है कि यार भैया क्या होती है एचईएफ ये, लेकिन जब मैं आपको टैक्स प्लानिंग सिखाऊंगा ना आगे, तो उसके लिए हमें जरूरी होता है कि देखना पड़ेगा कि वो मेंबर है, को पार्टनर है, क्या है, किस तरीके से करना है, क्या एडवाइस करना है, ताकि हम अपनी क्लाइंट के टैक्स को सेव कर पाए। इनकम टैक्स ने ऑप्शन दिया है बच्चों, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, एचईएफ फॉर्म कर सकते हो, तो अपन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बस मेरी नाटक की इनकम कहां दिखा दूं, सागर से एचईएफ में दिखा दूं, ऐसा नहीं कर सकते बच्चों, ऐसा नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे पता है बहुत अच्छा बिजनेस है, वो स्टार्ट में कहां करूंगा मालूम है, मैं अपने स्टेटस में स्टार्ट नहीं करूंगा, कहां स्टार्ट कर दूंगा, एचईएफ में। आप बोलोगे सर पैसा कहां से लाओगे एचईएफ में स्टार्ट करने के लिए, वो भी गाइड करूंगा कि किस तरीके से एचईएफ के अंदर कैपिटल क्रिएट की जाती है। आज भी आप बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछो या फाइनल के स्टूडेंट या इंटर के स्टूडेंट से पूछो कि एचईएफ में कैपिटल कैसे क्रिएट करते हैं, ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। बट इन फ्यूचर मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से हम कैपिटल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स का बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, तो इतना मैंने अभी आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ऑनलाइन